घने जंगल में बलदेव नाम का एक शिकारी खड़ा था। उसकी नजर एक वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया पर टिकी हुई थी। चिड़िया को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आ, अगर ये चिड़िया महाराज को दूंगा तो महाराज बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की चिड़ियों का मांस महाराज को बहुत पसंद है। इतना कहकर बलदेव अपना जाल उस चिड़िया के ऊपर फेंकने ही वाला था कि तभी एक वृक्ष से एक व्यक्ति नीचे कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने नकाब पहन रखा था। आ, हाँ? अरे कौन हो तुम? नकाब पोश कुछ नहीं बोला और अगले ही पल उसने अपना हाथ बलदेव के कंधे पर रख दिया। ऐसा होते ही बलदेव का शरीर पत्थर का बनने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कुछ ही क्षणों में बलदेव का पूरा शरीर पत्थर का बन गया। नकाब पोश ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ रूप बदला और वो बिल्कुल बलदेव जैसा दिखने लगा। उसने तुरंत जाल चिड़िया पर फेंका। चिड़िया जाल में फंस गई। उसने उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। चलो, अब इस चिड़िया को महाराज को मैं भेंट दूंगा। वैसे भी कल के बाद से इस राज्य का महाराज मैं ही बनूंगा। इतना कहकर नकाबपोश बलदेव के रूप में राजमहल की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद वो राज दरबार में खड़ा था। उसके हाथ में बंद पिंजरे में चिड़िया थी। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। ये लीजिए महाराज, जैसा कि आपने बोला था वैसे ही चिड़िया मैं पकड़कर लेकर आया हूँ। लीजिए। राजा विक्रम ये देखकर प्रसन्न हो गया। अरे वाह! शाबाश, तुम हमारे सबसे पक्के शिकारी हो। हम तुम्हें इस चिड़िया के लिए 5 सोने के सिक्के देंगे। मंत्री जी। राजा विक्रम ने मंत्री को इशारा किया और मंत्री ने तुरंत 5 सोने के सिक्के बलदेव को दे दिए। बलदेव रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। महाराज, मैं आपके लिए एक जरूरी सूचना लेकर आया हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ। महाराज, आज मैंने जंगल में वास्तव में एक सोने की चिड़िया देखी है। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। अरे वाह! तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? बस वो और चिड़ियों से बहुत ज्यादा फुर्तीली थी। राजा विक्रम हंसने लगा। बस बहुत हो गया मजाक। बलदेव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले ही पल बलदेव का चेहरा गंभीर हो गया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता महाराज, तो कल आप मेरे साथ जंगल चलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, परंतु याद रखना, अगर तुम मुझे सोने की चिड़िया नहीं दिखा पाए तो फिर मैं तुम्हें दंड दूंगा। हाँ, स्वीकार है, स्वीकार है, मुझे स्वीकार है महाराज। इतना कहकर बलदेव वहां से चला गया। अगले दिन सुबह के समय बलदेव फिर से महल में आ गया। हम तैयार हैं। तो फिर चलिए महाराज, सोने की चिड़िया को देखने का समय आ गया है। चलिए। कुछ ही देर में दोनों घने जंगल में पहुंच गए। राजा विक्रम चारों ओर देखने लगा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बलदेव, तुम सोने की चिड़िया दिखाने की बात कर रहे थे, लेकिन हमें तो यहाँ पर मिट्टी की चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। तभी बलदेव ने उंगली से इशारा किया। वो देखिए महाराज, वो। राजा विक्रम ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अब उनके सामने बलदेव नहीं, बल्कि वही नकाबपोश खड़ा था। कौन हो तुम और बलदेव कहाँ है? नकाबपोश हंसने लगा। मैं ही बलदेव था, लेकिन अब मैं
राजा विक्रम बनूंगा। इतना कहकर उसने राजा विक्रम के कंधे पर हाथ रख दिया। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं पत्थर का बनता जा रहा हूँ। कुछ ही क्षणों में राजा विक्रम का पूरा शरीर पत्थर का बन गया था। नकाबपोश ने रूप बदला और वो राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। अब आप मेरा कमाल देखिए महाराज। इतना कहकर वो जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। आखिर कौन था ये नकाबपोश और राजा विक्रम बनकर अब वो क्या करने वाला था? ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। महल में जाकर नकाबपोश बना राजा विक्रम चुपचाप अपने कक्ष में बैठ गया। तभी उसकी पत्नी रानी सौम्या वहाँ आ गई। क्या हुआ? आप इतने चुप चुप क्यों हैं? बकवास मत करो और बाहर चली जाओ। मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। जाओ बाहर। ये सुनकर रानी सौम्या चौंक गईं। अरे क्या कानों से बहरी हो? क्या सुनाई नहीं दे रहा? इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने कक्ष से धक्का देकर निकालूं, निकल जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। रानी सौम्या डर गई और चुपचाप कक्ष से बाहर निकल आई। कक्ष से बाहर निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसका जवान पुत्र राजकुमार आदित्य वहाँ आ गया। क्या बात है माँ? क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? बताइए। रानी सौम्या ने सारी घटना अपने पुत्र को बता दी। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या? परंतु माँ, पिताजी ने आज तक तो आपसे कभी भी इस तरह से बात नहीं की। उन्हें अचानक से क्या हो गया आज? यही तो मैं सोच रही हूँ कि आज उन्हें अचानक क्या हो गया। राजकुमार आदित्य गहरी सोच में डूब गया। हो सकता है कि वो किसी गहरी चिंता में हो। चलिए, कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। कभी कभी मनुष्य का अकेले रहने का मन करता है। आप उनकी बातों को ज्यादा मन से मत लगाइए माँ, कभी कभी हो जाता है। इतना कहकर राजकुमार आदित्य वहां से चला गया। इधर नकाबपोश बना राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य उभरने लगे। कुछ समय पहले सुंदरपुर गांव में अर्जुन और राघव नाम के दो शिकारी भाई आमने सामने रहते थे। राघव का घर बहुत सुंदर था और अर्जुन का घर एक झोपड़ी था। राघव एक धनवान शिकारी था और अर्जुन एक गरीब शिकारी था। सुबह का समय था। राघव की पत्नी बिंदिया चावल बीन रही थी। तभी अर्जुन की पत्नी राधा वहाँ आ गई। भाभी, मुझे थोड़े से चावल दे दो। ये सुनकर बिंदिया गुस्से में आ गई। तुझे शर्म नहीं आती? रोज भीख मांगने के लिए चली आती है। कभी आटा दे दो, कभी चावल दे दो, कभी कुछ और दे दो। अरे मेरे पति भी मेहनत से शिकार करते हैं, तब कहीं जाकर इस घर में खाना बनता है। इतना कहकर बिंदिया ने कुछ चावल राधा को दे दिए। राधा आंखों में आंसू लिए अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गई। अर्जुन ने राधा को रोते हुए देखा। अरे क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? बस अब मैं तुम्हारी भाभी से कुछ भी मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। जब जब घर में खाने को नहीं होता, तुम अपने भैया के घर पर मुझे भेज देते हो। भाभी पहले तो मुझे अपमानित करती है और उसके बाद वो सामान दे देती है जो मैं उनसे मांगती हूँ। ये सुनकर अर्जुन उदास हो गया। हाँ, चिंता ना करो राधा, सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सुनकर राधा गुस्से में आ गई। तो तुम अपने भैया से बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे भैया महल में महाराज के लिए शिकार करते हैं। तुम जो शिकार पकड़कर लेकर आते हो वो 1 सिक्के में बिकता है और तुम्हारे भैया को उसी शिकार के पूरे 5 सोने के सिक्के मिलते हैं। इसीलिए तो वो धनवान है, जबकि तुम अपने भैया से अच्छे निशानेबाज हो। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही भैया से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन अर्जुन राघव के पास पहुंचा। राघव उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कल तक तो अपनी पत्नी को भेजते थे, आज खुद ही आ गए। नहीं नहीं भैया, आज मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि आपसे कुछ कहने आया हूँ।
हाँ हाँ, जो बोलना है जल्दी बोलो। भैया, भैया आप राजमहल में राजा विक्रम के यहाँ शिकारी के तौर पे काम करते हैं। मैं भी अच्छा निशानेबाज हूँ और अच्छा शिकारी हूँ। मुझे भी महाराज से कहकर काम पर लगवा दीजिए ना। मुझे भी आपकी तरह ही शिकार की अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये सुनकर राघव हंसने लगा। अच्छा, तो अपने बड़े भैया की बराबरी करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। ठीक है, कल तुम मेरे साथ महल चलना। मैं तुम्हारे बारे में महाराज जी से बात करूंगा। ठीक है। अर्जुन खुश होकर वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही राघव की पत्नी बिंदिया उसके पास आई। क्या सच में तुम अपने भाई की सिफारिश करोगे? पागल वागल हो गई हो क्या? मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। ये सोच रहा है कि ये मेरी ही तरह धन कमाकर धनवान बन जाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे रहने के नाम पर जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया है ना, जिस पर ये झोपड़ी बनाकर रह रहा है, कैसे भी करके वो भी मेरा हो जाए। अब तुम देखना मेरे दिमाग का कमाल। अगले दिन राघव अपने छोटे भाई अर्जुन को राजमहल ले गया। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, ये मेरा छोटा भाई है। ये भी महल में काम करना चाहता है, एक शिकारी के तौर पर इसे भी शाही शिकारी बना दीजिए ना। राजा विक्रम ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। लेकिन हमारी एक शर्त है। बताइए ना महाराज, क्या शर्त है? शर्त ये है कि हमने सुना है कि जंगल में एक सोने की चिड़िया है और बरसों से उस सोने की चिड़िया की तलाश में हम हैं। हम चाहते हैं कि तुम उस सोने की चिड़िया को पकड़कर हमारे महल तक लेकर आओ, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें महल में शाही शिकारी का दर्जा भी देंगे और इनाम में तुम्हें पूरे 50 सोने के सिक्के भी देंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं जंगल में उस सोने की चिड़िया की तलाश में अभी जुट जाता हूँ। मैं जरूर पकड़ लाऊंगा उसे। हम तुम्हें शाम तक का समय देते हैं। अगर शाम तक तुम सोने की चिड़िया लेकर आ गए तो इनाम के हकदार हो जाओगे, परंतु अगर तुम नहीं लाए तो दंड के भी हकदार हो जाओगे तुम। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। देखो अर्जुन, छोटे, शाही शिकारी बनने के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब महाराज गुस्से में आते हैं तो वो नहीं देखते कि कौन शाही शिकारी है या कोई और। ठीक है महाराज, ठीक है, मुझे स्वीकार है। मैं शाम को वो सोने की चिड़िया लेकर आऊंगा। ठीक है, आज्ञा दे महाराज। इतना कहकर अर्जुन महल से बाहर निकल गया। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे सोने की चिड़िया नहीं मिली। थककर वो राज दरबार पहुंचा। अर्जुन को खाली हाथ देखकर राजा विक्रम चौंक गए। तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? कहाँ है वो सोने की चिड़िया? महाराज, सुबह से लेकर शाम तक मैं जंगल में भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई भी सोने की चिड़िया दिखाई नहीं दी। तुमसे कहा था ना मैंने कि अगर तुम सोने की चिड़िया नहीं लाए तो तुम्हें दंड भी दिया जाएगा। तुम्हारा दंड ये है कि अब से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, बल्कि कारागार में कैद रहेगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। क्या महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सोने की चिड़िया ढूंढने में नाकामयाब हो गया तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरी पत्नी का इसमें क्या दोष है? खामोश! हम जो कह रहे हैं वही होगा। कुछ ही देर में अर्जुन की पत्नी राधा को वहां घसीट कर लाया गया और उसे कारागार में डाल दिया गया। अर्जुन निराश होकर अपने घर लौट आया। अपनी सोनी झोपड़ी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
काश काश मैं भैया के पास नहीं जाता तो मेरी पत्नी बंदी गृह में नहीं होती। जो भी हो, मैं अपनी पत्नी को कारागार में अधिक समय तक नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। अर्जुन अपने भाई राघव के घर पहुंचा। राघव और बिंदिया हंस रहे थे। उन्हें हंसते हुए देखकर अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। ये क्या, मेरी पत्नी कारागार में है और भैया और भाभी हंस रहे हैं। तभी राघव बिंदिया से बोला, देखा तुमने हमारी बुद्धि का कमाल। अरे किस तरह मैंने अर्जुन की पत्नी को कारागार में बंद करवा दिया। अब अर्जुन तो ये समझ ही नहीं पाया कि कोई सोने की चिड़िया जंगल में है ही नहीं। मैंने महाराज से पहले ही कह दिया था कि मेरा भाई मुझसे ईर्ष्या करता है और उसी वजह से ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है कि इसे भी शाही शिकारी बना दिया जाए। और ऐसा करने के लिए इसकी पत्नी ने इसे उकसाया है। आपने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारा भाई तो भोला है। जरूर राधा ने ही उसे ऐसा करने को कहा होगा। अब कारागार में पड़े पड़े उसे समझ में आ गया होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत उनके सामने आ गया। इतना बड़ा धोखा भैया, इतना बड़ा धोखा। अरे अगर तुम्हें महल नहीं ले जाना था, मेरी मदद नहीं करनी थी तो इनकार कर देते ना, इनकार कर देते। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया ऐसा? राघव गुस्से में आ गया। आज ये दफा हो जाए यहाँ से, नालायक कहीं का। निकल निकल यहाँ से। अर्जुन रोता हुआ वहाँ से निकल गया। अर्जुन सीधे घने जंगल की ओर चला गया। वो वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। क्या संसार ऐसा ही होता है क्या? अरे क्या सगे भाई ऐसे होते हैं? अरे बड़े भाई तो पिता के समान होते हैं, छोटे भाई की मदद करते हैं, लेकिन मेरा बड़ा भाई तो शत्रु से भी ज्यादा बुरा निकला। अर्जुन काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो देखा कि वो एक टूटे हुए खंडहर के सामने बैठा था। ये कैसा विचित्र खंडहर है? अर्जुन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खंडहर के अंदर चला गया। अंदर एक विचित्र मूर्ति खड़ी थी जिसका चेहरा नहीं था। बाप रे, ये तो बड़ी ही विचित्र मूर्ति है। इसका तो चेहरा ही नहीं है। तभी उसकी नजर मूर्ति के नीचे पड़े एक नकाब पर गई। अर्जुन ने वो नकाब उठाया। बाप रे, बड़ा ही विचित्र नकाब है ये तो। अर्जुन ने वो नकाब पहन लिया। नकाब पहनते ही उसे एक अजीब शक्ति का एहसास हुआ। अर्जुन ने तुरंत नकाब उतार दिया, लेकिन नकाब उतारते ही उसके चेहरे पर भयंकर जलन होने लगी। जैसे ही उसने अपने चेहरे को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर ना तो नाक थी और ना ही होंठ। हे भगवान, हे भगवान, हाँ, हाँ, मेरे चेहरे को क्या हो गया? हाँ, 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 हाँ। अर्जुन डरकर खंडहर से बाहर भाग गया। कुछ देर बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। अर्जुन तालाब के पास गया और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, वो पूरी तरह से सपाट हो चुका था। अर्जुन और ज्यादा डर गया। अर्जुन दोबारा खंडहर के पास आ गया। तभी उसे मूर्ति के अंदर से आवाज सुनाई दी। डरो नहीं, तुम्हारा चेहरा गायब हो गया है, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक नया चेहरा है जो मेरा है। ये सुनकर अर्जुन और डर गया। कौन हो तुम? कौन हो? ये नकाब मेरा है, लेकिन ये साधारण नकाब नहीं है। इसे पहनकर तुम किसी भी व्यक्ति के शरीर को छुओगे तो तुम उसी के रूप में बदल जाओगे। मैं जानता हूं
तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम इस नकाब के जरिए बदला ले सकते हो। तुम इस नकाब के जरिए इस राज्य के राजा भी बन सकते हो। अर्जुन की आंखों के सामने राघव, बिंदिया और राजा विक्रम के चेहरे घूमने लगे। अर्जुन ने तुरंत वो नकाब पहन लिया। वैसे भी इस संसार में मेरी पत्नी ही थी जिसे कारागार में बंद कर दिया। अब मैं इस नकाब को पहनकर अपनी पत्नी को छुड़ाऊंगा और राजा विक्रम को बर्बाद कर दूंगा मैं। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अर्जुन के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। वो इस समय राजा विक्रम के रूप में था। कुछ देर बाद वो महल की दीवार पर लगे सुंदर आईने के सामने गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन अर्जुन ने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, जाओ इसी समय हमारी पत्नी और हमारे पुत्र को बुला कर लेकर आओ। कुछ ही देर में रानी सौम्या और राजकुमार आदित्य वहां आ गए। राजकुमार आदित्य, कहने को तो तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन तुम एक निकम्मे राजकुमार हो। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। क्या पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने एक निकम्मी संतान को जन्म दिया, इसीलिए तुम दोनों दोषी हो और मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। ले जाओ इन्हें। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अरे देखते क्या हो, हमारी पत्नी और हमारे पुत्र को घसीटते हुए कारागार में बंद कर दो। ये हमारा आदेश है। ले जाओ इसे। सैनिक मजबूरी में रानी सौम्या और राजकुमार आदित्य को घसीटते हुए कारागार में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद राजा विक्रम फिर बोला। और सुनो, इस कारागार में राधा नाम की लड़की बंद है। उसे सम्मान के साथ बाहर लेकर आओ और उसके बदले उसके जेठ देवर और उसकी पत्नी बिंदिया को पकड़कर कारागार में डाल दो। जल्दी करो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। राधा को बाहर लाया गया और राघव और बिंदिया को कारागार में बंद कर दिया गया। बिंदिया रोने लगी। अचानक से महाराज को क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। राधा राजा विक्रम के सामने खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि सामने बैठा राजा विक्रम उसका ही पति है। मंत्री जी, राधा को पूरे 500 सोने के सिक्के राजकोष से दिए जाएं। ये हमारा आदेश है। जाओ। ये सुनकर मंत्री चौंक गया। महाराज, ये बहुत बड़ी रकम है। राजा हम हैं या तुम हो? जो आदेश दिया जाए उसका पालन करो। मंत्री ने तुरंत 500 सोने के सिक्के राधा को दे दिए। राधा खुशी खुशी वहां से चली गई। कुछ देर बाद मंत्री कारागार में पहुंचा, जहां राजकुमार आदित्य बैठा था। राजकुमार आदित्य, तुम्हारे पिताजी का स्वभाव बहुत बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो असली महाराज है ही नहीं। आप सही कह रहे हैं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो, इस कारागार में एक गुप्त रास्ता है। उस रास्ते से तुम बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें जंगल में मिलता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया। राजकुमार आदित्य को गुप्त रास्तों के बारे में पता था। वो उसी रास्ते से महल से निकलकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में मंत्री उसका इंतजार कर रहा था। चलो, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद दोनों एक साधु के पास पहुँचे। मंत्री ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु ने आंखें बंद की और फिर खोली। तुम्हारे पिता इस समय जंगल में पत्थर की मूर्ति बने खड़े हैं। ये सुनकर मंत्री चौंक गया। क्या? तो फिर राज सिंहासन पर जो बैठा है वो कौन है? साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। वो एक साधारण शिकारी है। मैंने भूतकाल देखा है
उस शिकारी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसने बदले के लिए ये रास्ता चुना है। साधु आगे बताने लगा। बरसों पहले पाताल लोक से एक राक्षस पृथ्वी पर आया था। उसका चेहरा नहीं था, वो एक नकाब पहनकर घूमता था और उसी नकाब में उसकी सारी शक्तियां थीं। उसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। साधु की आवाज गंभीर हो गई। कुछ साधुओं ने मिलकर उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया, लेकिन उसका नकाब खत्म नहीं कर पाए। वही नकाब अब अर्जुन के पास है। राजकुमार आदित्य ध्यान से सुन रहा था। धीरे धीरे वो नकाब अर्जुन पर कब्जा कर लेगा और वो खुद राक्षस बन जाएगा। इसीलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है। तो फिर उस नकाब का अंत कैसे होगा महाराज? उस नकाब का अंत तभी होगा जब अर्जुन खुद अपने हाथों से वो नकाब उस इंसान को दे दे जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, और वो इंसान उसे तोड़ दे। और वो इंसान सिर्फ उसकी पत्नी राधा है। कुछ देर बाद साधु, मंत्री और राजकुमार आदित्य अर्जुन के घर पहुंचे। राधा उन्हें देखकर चौंक गई। साधु ने राधा को सारी बात बता दी। ये सुनकर राधा चौंक गई। हे भगवान, तो राजा विक्रम के रूप में मेरे पति थे। हाँ, अभी वो बदला ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो राक्षस बन जाएगा। उससे पहले तुम्हें उसका नकाब लेकर उसे नष्ट करना होगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। जब महाराज ने मुझे 500 सोने के सिक्के दिए थे, मुझे तभी कुछ शक हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे पति हैं। इतना कहकर राधा ने वो 500 सोने के सिक्के राजकुमार को वापस दे दिए। मैं इन्हें वापस करने ही जा रही थी, क्योंकि जब मैं घर आई और मुझे पता चला कि मेरे पति लापता हैं, तो मैं अंदर से टूट गई। मैं तो बस अपने पति को खुश देखना चाहती हूँ। राजकुमार आदित्य 500 सोने के सिक्के लेकर राधा के साथ सीधे महल पहुंचा। राजा विक्रम के रूप में बैठा अर्जुन राधा को देखकर चौंक गया। चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे पति अर्जुन हो। साधु महाराज ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। देखो अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दिया और महाराज ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। अर्जुन, किसके साथ अन्याय नहीं होता, किसके साथ धोखा नहीं होता। अगर सब बदला लेने पर उतर आए तो ये आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम बनते जा रहे हो। राजा विक्रम के रूप में खड़ा अर्जुन टूटने लगा। मुझे क्षमा कर दो राधा। बदले की आग में मैं अंधा हो गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन मैं क्या करता। जब मैंने तालाब में अपना चेहरा देखा तो मेरा चेहरा गायब था। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। पाताल लोक के राक्षस ने तुम्हें भ्रम में डाल दिया था। साधु ने अर्जुन को पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनते ही अर्जुन ने तुरंत अपने चेहरे से नकाब उतार दिया और राधा को दे दिया। राधा ने बिना देर किए उस नकाब को जमीन पर पटक दिया। अचानक जोरदार धमाका हुआ और दूर खंडहर में खड़ी मूर्ति के टुकड़े उड़ गए। नकाब टूटकर चकनाचूर हो गया। राजा विक्रम और बलदेव अपने असली रूप में वापस आ गए। बलदेव ये सब देखकर चौंक गया। अरे मैं अपने असली रूप में वापस आ गया। हाँ। वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसकी नजर राजा विक्रम पर पड़ी। महाराज, राजा विक्रम ने पूरी घटना उसे बता दी। मुझे भी एक नकाबपोश मिला था। दोनों तुरंत महल की ओर चल पड़े। महल में राजकुमार आदित्य ने अपने पिता को सारी घटना बता दी। अर्जुन आगे बढ़ा और राजा विक्रम के सामने खड़ा हो गया। महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की।
आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद इससे भी ज्यादा करता। मुझे भी अपनी भूल का पछतावा है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई की बातों में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारे बड़े भाई और भाभी को रिहा नहीं करेंगे। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हम उन जैसे नहीं हैं, आप उन्हें रिहा कर दीजिए। राजा विक्रम ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत राघव और बिंदिया को कारागार से रिहा करने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में रानी सौम्या को भी सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। राजा विक्रम ने राघव की तरफ देखा। राघव, अब से तुम मेरे महल के शाही शिकारी नहीं हो, अब से शाही शिकारी अर्जुन होगा। नहीं 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 महाराज, मैं अपने बड़े भाई का अधिकार नहीं लेना चाहता। इन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन इन्हें मैं अपने पिता की तरह मानता हूँ। गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही कर बैठा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई को ही शाही शिकारी रहने दिया जाए। ये सुनकर राघव की आंखों से आंसू निकल आए। वो अर्जुन के पास आया और उससे क्षमा मांगने लगा। बिंदिया भी रोने लगी। राजा विक्रम अर्जुन की महानता देखकर खुश हो गया। राजा विक्रम अर्जुन की महानता देखकर खुश हो गया। उसने अर्जुन को बहुत सारा धन दिया। अर्जुन अपनी पत्नी राधा के साथ अपने घर लौट आया। धीरे धीरे दोनों भाइयों के दिलों से नफरत खत्म हो गई और वो मिलकर रहने लगे।